हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, बिहार एसएससी सीजीएल 4 के लिए सिलेबस राजनीतिक विज्ञान को लेकर के मैंने बताया था, पॉलिटिकल साइंस को लेकर के कुछ टॉपिक मैंने बताया था, जिसमें पहला टॉपिक जो है प्रस्तावना का था। तो आज थोड़ा सा हम लोग प्रस्तावना पे बात करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानकारी और कुछ कॉन्सेप्चुअल जानकारी के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिससे आपका एग्जाम में भी बेनिफिट हो। और जैसा कि पहले भी मैंने बताया था कि कुछ फैक्ट मैं ऐसा बताऊंगा जो आपके एग्जाम से रिलेटेड होगा, और कुछ फैक्ट ऐसा होगा जो आपके नॉलेजेबल होगा, जो सभी व्यक्तियों को जानना जरूरी है इस बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जो आपको दिख रहा है पीछे बोर्ड पे, ये प्रस्तावना लिखा हुआ है, उद्देशिका लिखा हुआ है, प्रियम्बल लिखा हुआ है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चूंकि मैंने यहाँ व्हाइट बोर्ड पे पहले ही लिख लिया है, क्योंकि आप लोग के समय का बचत हो, कम से कम समय में मैं ज्यादा से ज्यादा आप लोग को इंफॉर्मेशन दे सकूं। डिजिटल बोर्ड रहता तो ये जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप लोग की मदद हो रहेगी तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड भी हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि प्रस्तावना होता क्या है, या उद्देशिका वर्ड किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, इसकी क्या उपयोगिता है। तो मैं आपको बता दूं, जब संविधान सभा बैठी हुई थी, तब उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले एक प्रस्ताव पेश किया था कि किस प्रकार का संविधान होना चाहिए हमारे देश के लिए, किस तरह का संविधान का उद्देश्य होना चाहिए। तो उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया था, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है। यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं, मैंने लिखा है उद्देशिका, और इसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है 13 दिसंबर 1946। इसका मतलब पहली बार ये जो प्रस्ताव दिया गया था संविधान सभा में, वह 13 दिसंबर 1946 को दिया गया था। उसके बाद फिर आप बगल में देखिए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है प्रस्तावना। यहाँ पे 22 जनवरी 1947 लिखा हुआ है, यानी 22 जनवरी 1947 को इसको मंजूरी मिल गई थी। 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को अपना लिया गया था, उद्देशिका को अपना लिया गया था, तो इसका नाम उद्देशिका से हो गया प्रस्तावना। उसके बाद बगल में आप इंग्लिश में देख रहे हैं प्रियम्बल। तो प्रियम्बल जो वर्ड है, ये अमेरिका यूज करता है, और सबसे पहले अगर प्रस्तावना, उद्देशिका या प्रियम्बल का जो कॉन्सेप्ट आया था, वो अमेरिका देश में आया था। जबकि हम लोगों ने जो कॉन्सेप्ट लिया है, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो आपको ध्यान रखना है, परीक्षा में ध्यान रखना है, उद्देशिका या प्रस्तावना का जो अवधारणा है, जो विचार है, यह ऑस्ट्रेलियाई कॉन्स्टिट्यूशन, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से हम लोगों ने लिया है। और जो प्रस्तावना वर्ड है, जो प्रस्तावना कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले अमेरिकन संविधान में इसका उल्लेख किया गया था। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि ये प्रस्तावना है क्या एक्चुअली में। जैसे अगर आप कोई भी किताब अगर आप देखिएगा, तो किताब पढ़ने से पहले शुरुआती पेज में हम लोग किताब में चैप्टर का नाम देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और उस चैप्टर का कुछ कुछ टॉपिक भी लिखा हुआ रहता है। इसका मतलब कि पहले हमें पता चल जाता है कि कौन से चैप्टर में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ये सारी जानकारियां रहती हैं वहां पे। तो एक तरह से जो चैप्टर में जो जो बातें लिखी हुई थी, उसका छोटा सा एक समरी टाइप का शुरुआती पेज में लिख दिया जाता है, जिसे एक तरह से हम प्रस्तावना मान सकते हैं। वैसे ही पूरा संविधान का नजरिया क्या है, पूरे संविधान का उद्देश्य क्या है, इस बातों को एक पेज पे लिखा गया, जिसको हम लोग जानते हैं प्रस्तावना के नाम से। इसका मतलब आप समझिए कि पूरे संविधान का एक छोटा सा निचोड़ है प्रस्तावना, पूरे संविधान का एक उद्देश्य का समरी है प्रस्तावना। तो उद्देशिका और प्रस्तावना ये दोनों एक ही वर्ड है, बस जब संविधान सभा में इसको पेश किया गया था तो उद्देशिका के नाम से था, उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से था, लेकिन जब ये पारित हो गया तब इसको नाम दे दिया गया प्रस्तावना। और प्रियम्बल तो इंग्लिश वर्ड है, सबसे पहले अमेरिका के संविधान में इसका इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, थोड़ा सा और फैक्चुअल पॉइंट पे हम लोग आते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि मूल संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत निम्नलिखित शब्द है। देखिए यहाँ पे जो बोर्ड पे लिखी हुई है, ये फैक्चुअल जानकारियां हैं, फैक्ट्स हैं। ये कॉन्सेप्चुअल जानकारी हम लोग फिर बात करेंगे, अगले वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। यानी जब हमारा संविधान पारित हुआ 26 जनवरी 1950 को, उस समय प्रस्तावना में कौन से मुख्य शब्द थे,
संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम लोग एक एक वर्ड का मीनिंग भी समझेंगे, बट आगे थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ समय बाद हम देखेंगे तो 42वां संविधान संशोधन के पश्चात जोड़े गए शब्द। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, जिस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, उस समय संशोधन किया गया। तो जरा सा देखते हैं संशोधन के पश्चात कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए, समाजवादी, फिर पंथनिरपेक्ष, फिर अखंडता। ये बड़ी क्वेश्चन पूछता है कि हमारे मूल संविधान में प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द थे। तो आपको ऊपर दिख रहा है, हमने अंडरलाइन कर दिया इसको, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ठीक है। जब 42वां संविधान संशोधन हो गया, आपको पता है कि संविधान में संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला शब्द है समाजवादी, फिर आपका है पंथनिरपेक्ष, फिर है अखंडता। ये संशोधन के पश्चात ये तीनों वर्ड जोड़ा गया। तो संशोधन के पश्चात अगर पूरा हम देखें तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये इतने वर्ड हो गए। और हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है, अपना एक मतलब है, जो हम लोग आगे देखेंगे। फिर उसके बाद देखिएगा, कुछ लोग हैं जो प्रस्तावना को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। जैसे के.एम. मुंशी ने प्रस्तावना को लोकतंत्र की कुंजी कहा है। फिर बी.आर. अम्बेडकर अगर बात करें तो एक पवित्र दस्तावेज कहा है। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे बेरुबारीवाद 1960 में कहा गया सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। वाद का मतलब केस होता है। 1960 में केस हुआ था, इसमें प्रस्तावना को कहा गया कि ये संविधान का भाग नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला केस आता है गोलकनाथ वाद या गोलकनाथ केस, 1967 में हुआ था। ये गोलकनाथ ब्रदर्स थे। ये केस किसी और मामले को लेकर के था, लेकिन इसी मामले में ये बताया गया कि प्रस्तावना संविधान की एक मूल आत्मा है। उसके बाद आप देखिएगा केशवानंद भारती केस, केशवानंद भारती वाद, जो 1973 में हुआ था। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग कहा गया और एक मौलिक संरचना है ये भी कहा गया। प्लस इसके अलावा और भी बहुत सारे डिसीजन लिए गए थे। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भूमि सुधार से संबंधित कानून बनाया था, जब लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड कानून बनाया था, उससे रिलेटेड कुछ मामले थे जो केशवानंद भारती केस में उस समय फैसला सुनाया गया था। फिलहाल हम लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जो बोर्ड पे आप लोग को दिख रहा है, मूल रूप से ये प्रस्तावना के कुछ फैक्चुअल बातें हैं। इसके अलावे भी और बहुत सारी चीजें हैं जो प्रस्तावना के बारे में जानना है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बोर्ड को क्लीन करूंगा और इसके आगे देखूंगा कि आखिर क्या क्या बातें हैं या प्रस्तावना को और कितने आसान तरीके से हम लोग पढ़ सकते हैं। अगर इसको हम क्लीन कर देते हैं, साफ कर देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि प्रस्तावना जो है उसको और आसानी से कैसे हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। ऊपर वाला मैं साफ नहीं कर रहा हूं। प्रस्तावना, अगर हम इसको और थोड़ा सा इजी बना लें तो पूरे प्रस्तावना को हम लोग 3 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम प्रस्तावना का पहला हिस्सा लेते हैं तो ये हमें जानना होगा कि सत्ता का स्वरूप कैसा है। प्रस्तावना में जो बातें लिखी गई हैं उसमें पहला सेंस तो हमें यही लगता है कि सत्ता का स्वरूप कैसा है, या इसको हम लोग सबसे पहले ये भी देख लेते हैं कि सत्ता का जो है स्वरूप ना देख करके सत्ता का स्रोत क्या है, शासन का स्रोत क्या है। ठीक है, स्रोत का मतलब आखिर जो शासन चल रहा है, जो सत्ता चल रही है, उसका स्रोत क्या है। तो देखिएगा प्रस्तावना में पहला ही सेंटेंस लिखा हुआ है, हम भारत के लोग, यानी जो स्रोत है सत्ता का वो कौन है, हम भारत के लोग, यानी भारत की जो जनता है वही सत्ता का क्या है, स्रोत है। कहने का मतलब कि जनता किसी व्यक्ति को चुनती है, वो हमारा उत्तराधिकार होता है
और वही व्यक्ति जाकर के कानून बनाता है संसद भवन में, और वो कानून जनता के हित में होता है, जनहित के लिए वो कानून बनाता है। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तो यहाँ पर हम प्रस्तावना को बांट सकते हैं कि राज्य का स्वरूप कैसा है। राज्य का स्वरूप कैसा है, प्रस्तावना का दूसरा खंड अगर हम देखेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे कि राज्य का स्वरूप कैसा है। राज्य का मतलब बिहार झारखंड मत समझिएगा, पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब देश, इन द सेंस जो है देश का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम भारत की बात कर रहे हैं। तो भारत का स्वरूप कैसा है, किस तरीके का देश है हमारा। तो अभी जो हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, संप्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये राज्य का स्वरूप है। और हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एक एक वर्ड पे हम लोग बात करेंगे, सारा डिटेल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तीसरा जो है प्रस्तावना का हम खंड देखें तो हम कह सकते हैं शासन का लक्ष्य क्या है, यानी हमारे देश में जो शासन व्यवस्था है, जो सरकार शासन कर रही है, उसका लक्ष्य क्या है अंततः। प्रस्तावना में जो अंतिम खंड है उसमें हम लोग देखेंगे कि शासन क्या करना चाह रही है, उसका एम क्या है, गोल क्या है, लक्ष्य क्या है। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा इसको खंडित करते हैं तो सबसे पहले शासन का लक्ष्य न्याय, न्याय करना है शासन को, हमारे जनता के साथ न्याय करना है। और आज के डेट में कितना न्याय हो रहा है हम लोग इसको डिटेल देखेंगे। उसके बाद है स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी शासन का लक्ष्य है देश में स्वतंत्रता, जनता को स्वतंत्रता प्रदान करना। अब स्वतंत्रता प्रदान हो रहा है या स्वच्छंदता हो रहा है या स्वायत्तता हो रहा है, इस वर्ड को हम लोग देखेंगे डिटेल में। फिर तीसरा है समानता, इक्वलिटी। समानता की अगर बात करें तो क्या आखिर समानता है। अभी हाल फिलहाल न्यूज मैंने देखा था कि एक कानून लागू हुआ है जो आईपीसी 69 है। आईपीसी 69 में कहा गया है कि अगर कोई भी लड़का किसी लड़की के साथ कुछ वादा करके यौन संबंध बनाता है, या शादी का झांसा दे रहा हो, नौकरी के लिए झांसा दे रहा हो, पोस्ट प्रमोशन के लिए झांसा दे रहा हो, और अगर यौन संबंध बनाता है तो उस लड़के को 10 साल की सजा हो सकती है। तो यहाँ पे लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए तो कानून बन गया, बट फिर लड़के कहाँ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लड़कियां हो सकता है कि उस कानून का गलत इस्तेमाल करे। तो यहाँ पर देखना है कि क्या समानता का उल्लंघन तो नहीं ना हो रहा है, क्या हमारे अनुच्छेद 15 का उल्लंघन तो नहीं ना हो रहा है। तो समानता एक लक्ष्य है हमारे शासन व्यवस्था का। और चौथा है लक्ष्य बंधुता, या इसको हम कह सकते हैं बंधुत्व। बंधुत्व इन द सेंस भाईचारा, कि क्या हमारा संविधान जो है वो बंधुत्व रखता है या नहीं रखता है। बंधुत्व का मतलब भाईचारा रखता है कि नहीं रखता है, सभी जनता को आपस में जोड़ कर रखता है कि नहीं रखता है। तो इस चीज का हम लोग एक एक करके ध्यान देंगे कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो प्रस्तावना को और आसान बनाने के लिए हम लोग इसको 3 खंड में बांट रहे हैं। सबसे पहले सत्ता का स्रोत क्या है। तो सत्ता का स्रोत कहीं ना कहीं जो शासन सत्ता चल रहा है उसका सोर्स तो जनता ही है, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है और वो प्रतिनिधि जाकर के शासन व्यवस्था चलाते हैं। दूसरा, राज्य का स्वरूप कैसा होगा। तो पहले ही बात कर चुके हैं, प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, लोकतंत्रात्मक, समाजवादी। ये एक एक करके वर्ड थोड़ा समझेंगे हम लोग कि क्या है। फिर तीसरा खंड है शासन का लक्ष्य, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। तो ये सारी चीजें जो है कॉन्सेप्चुअल जानकारी है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, एक एक करके डिटेल करके हम लोग देखेंगे। आज हम लोगों ने जो देखा थोड़ा फैक्चुअल नॉलेज था, जो नॉर्मल एग्जाम, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग में इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि और अधिक से अधिक जानकारी हम दें। तो इसके लिए एक और वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम लोग ये तीनों भागों को एक एक करके देखेंगे, सत्ता का स्रोत, राज्य का स्वरूप और शासन का लक्ष्य क्या है। तीनों को एक एक करके डिटेल में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर अगला वीडियो में हम लोग डिटेल्स बात करेंगे। धन्यवाद।